हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 25 का पार्ट ए करेंगे। मतलब क्या है कि ये जो चैप्टर हैं इसमें वो 25 ए बी सी ऐसे करके जो है कई पार्टों में दे रखे हुए हैं। तो चैप्टर 25 ए करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही मतलब लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है अबाउट मीनिंग एंड इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका क्या मतलब होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसी के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। बीआरबीएल जो है आपका सबसे मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से मौके पर सबसे सरल जो मतलब सबसे इजी सब्जेक्ट है वो बीआरबीएल है करंट टाइम पे। ना एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम और उसके बाद में इवन ऑप्शनल भी आप ले लीजिए तो उसमें बीआरबीएल सबसे इजी पड़ता है। इजी इसलिए पड़ता है ना क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ए बी जैसे वन लाइनर, मतलब जैसे मैंने पूछा कि जो है कॉन्ट्रैक्ट को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो पहला ऑप्शन हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तीसरा ऑप्शन हो गया आरबीआई एक्ट, चौथा हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज बीएफएम में क्या करते हैं, बीएफएम में 4 ऑप्शन देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, या पहला दूसरा और चौथा सही है। इस तरीके 4 ऑप्शन बना देते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो थोड़ा सरल क्वेश्चंस आते हैं मतलब जो है ये पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो चिंता नहीं करनी है। एक वॉक थ्रू आपको मतलब पूरे मटेरियल का कर जाना है 100%। आपके मतलब आप ये समझ लो कि 60 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है इसमें आपके, अगर आप मतलब एक बार वॉक थ्रू कर जाते हैं। मेरे वीडियोज़ का वॉक थ्रू का मतलब एक बार मैं पढ़ाता हूँ तो उसी में रिवाइज भी करवा देता हूँ, एक बार और देख लीजिए, काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा वैसे समझते हुए चलिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं बताऊँगा। अदरवाइज ऐसे थीम के थ्रू समझेंगे, ऐसे वन लाइनर में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें याद रखना मुश्किल होगा। पूरा हम अगर कहानी समझ के चलेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। ओके, व्हेन अ प्रॉमिस आर मेड बाय वन पार्टी टू अनदर देयर हैज़ टू बी ए मैकेनिज्म फॉर दीज प्रोमिस टू बी लीगली बाइंडिंग ऑन देम। तो जब किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कोई वादा किया, प्रॉमिस किया, ठीक है, हेयर इज अ पर्सन ए, हेयर इज अ पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए ने पर्सन बी से वादा किया कि मैं तुमसे जो है 2 साल बाद शादी करूंगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन अब कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना कि ताकि ये जो है लीगली बाइंडिंग हो। मतलब जो है यदि 2 साल बाद ए मना कर दे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तो कम से कम बी जो है कोर्ट कचहरी जा करके जो है अपनी इस बात को, इस प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट करवा सके। तो उसके लिए देयर शुड बी अ मैकेनिज्म। ये बोल रहे हैं कि इसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। इसी मैकेनिज्म के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाया गया है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दिस मैकेनिज्म, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप किसी के प्रॉमिस को लीगली बाइंडिंग करवा सकते हैं। लीगली बाइंडिंग का मतलब कि जो है कानूनी तौर पर लागू होता है, कानूनी तौर पर उसको आपके ऊपर अप्लीकेबल किया जाएगा। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट डिफाइंस द वेरियस इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल्स हैं, and detailed remedies that are available in court of law against a party which fails to perform a contract and the condition under which the remedies are available। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जरूरी तत्व हैं वो बताए जाते हैं। साथ ही साथ में ये भी डिटेल में बताया जाता है कि क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या उपाय उपलब्ध हैं। अगर मान लो व्यक्ति सामने वाला अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और साथ ही साथ किन किन कंडीशंस में आपको वो रेमेडी, वो आपको उपाय उपलब्ध रहेगा, ये भी जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है। इन इंडिया द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्नड बाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत जो है मैनेज किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पहली बात एग्रीमेंट, यानी कि हम कहें कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाई लॉ, राइट। यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट है
जिसको लॉ से, कानून के तहत हम लागू करवा सकें, इन्फोर्स करवा सकें, ज़बरदस्ती अप्लीकेबल करवा सकें, तो उसे ही फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, मीनिंग देयर बाई दैट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब यही है कि जो भी अधिकार या फिर जो भी जिम्मेदारियां आपकी अराइज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स किया जा सके। जैसे शादी का प्रॉमिस आपने किया था, अगर वो उसे जो है इन्फोर्सेबल बाई लॉ कर दिया जाए, एग्रीमेंट हुआ या प्रॉमिस हुआ और उसको जो है इन्फोर्सेबल बाई लॉ कर दिया जाए, तो क्या होगा, 2 साल बाद यदि आप मना करता है, व्यक्ति ए मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसको जो है कोर्ट में जा कर के ज़बरदस्ती लागू करवाया जा सकता है। अब ऑल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दो सेटिस्फाइड द फॉलोइंग। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, या जितने भी एग्रीमेंट होंगे, अगर नीचे की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिक सी बात है कि शुरुआत कहाँ से हुई, एग्रीमेंट से। एक एग्रीमेंट हमने, और जैसे रेंट एग्रीमेंट हमने क्या किया, आप और मकान मालिक के बीच एक रेंट एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ये 4-5 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहला, इट इज़ मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़। देखिए, हमने अभी आपको कहा था कि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो यही 4-5 जो कंडीशंस हैं किसी भी मतलब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए, ये इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स हैं ये सारे। ठीक है, और इन्हीं के बारे में पूरा लेक्चर है। जैसे यहाँ पर मैं आपको ABCD बता रहा हूँ, आगे चल करके अभी इसी लेक्चर में हम इन सब के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, तो मतलब जो एग्रीमेंट है वो किया जाना चाहिए फ्री कंसेंट से, किसी ऊपर कोई दबाव ज़बरदस्ती करके नहीं। सभी की अपनी आज़ादी वाली इच्छा है कि हाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है या हमें एग्रीमेंट करना है। इट इज़ मेड बाय पार्टीज हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये उन्हीं लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए जो कम्पिटेंट हों। कम्पिटेंट कौन होते हैं, हर व्यक्ति लगभग कम्पिटेंट होता है। जैसे मेरे ख्याल से माइनर नहीं कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया है इस टाइप के हैं तो वो नहीं कर सकते, तो वो लोग जो है मतलब एग्रीमेंट करें जो कम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इट इज़ मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, तो इसे बनाया गया है किसके लिए, लॉफुल कंसिडरेशन के। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है फ्रेंड जो है जब किसी चीज़ के बदले में कुछ मिले तो उसे ही कंसिडरेशन कहते हैं। ओके, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बस ध्यान रखिए। इट इज़ मेड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी ऐसी चीज़ के लिए किया गया हो जो लॉफुल हो, मतलब कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वस्तु होनी। जैसे मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको जो है अपना घर बेचूंगा, है ना, इस तरीके कोई ना कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो या एग्रीमेंट किया गया हो। इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड एक्सप्रेसली इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साथ ही साथ में उसे वाइड ना डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि आपने जो प्रॉमिस किया है या जो आपने एग्रीमेंट किया है उसको एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वाइड ना डिक्लेयर कर दिया गया हो। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जो है जैसे ड्रग्स की तस्करी जो है, ड्रग्स की तस्करी हमारे देश में अवैध है। मतलब आप ड्रग्स की तस्करी नहीं कर सकते, ड्रग्स इधर का उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि नहीं हम जो है तुमको जो है 250 किलो जो है ड्रग्स 3 दिन बाद पहुंचाएंगे, ठीक है, मान लो, तो अब ये नहीं है कि 3 दिन बाद अगर जो है अगर ड्रग्स नहीं पहुंची तो बी पहुंच करके हाई कोर्ट चला गया या जो है कोर्ट में चला गया और बोला कि ए ने वादा किया था कि हमको 3 दिन बाद ड्रग्स देगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जो इलीगल हो। ओके, तो ये बात हो गई। देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट होना चाहिए आपका 2 लोगों के बीच, 2 से अधिक लोगों के बीच में। अच्छा, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए एग्रीमेंट के लिए फ्रेंड्स? क्या ए अकेला एग्रीमेंट कर सकता है, ए अकेला कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए मिनिमम। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये जो है जून 2023 के एग्ज़ाम में, जून 2023 में जो आपका BRBL का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज होनी चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज, 2 लोग होने चाहिए। तो एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी हम ऐड कर दें तो वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ये पहले एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और एग्रीमेंट अगर जो है सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, यानी इन्फोर्सिबिलिटी, पहले एग्रीमेंट किया हमने प्लस इसमें इन्फोर्सिबिलिटी जोड़ दी अगर हमने, तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट।
क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से इस स्टेटमेंट को जज करो, जितने भी मतलब जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। भाई सीधी सी बात है, जो एग्रीमेंट आपका जो है इन्फोर्सेबल हो गया उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और जितने भी एग्रीमेंट हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हों, सॉरी, ठीक है, ये फिगर गलत बनी हुई है, ये होगी फिगर एक्चुअली। हियर आर योर एग्रीमेंट, बहुत सारे आपने एग्रीमेंट कर लिए, ढेर सारे, ये छोड़ दीजिए, बहुत सारे आपने एग्रीमेंट कर लिए हैं, ठीक है। उन एग्रीमेंट्स में से जितने पर आप इन्फोर्सेबलिटी कर पाएँ, इन्फोर्स करवा सकें, जिन्हें कोर्ट में आप लागू करवा सकें, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एग्रीमेंट तो मान लो हमने 100 एग्रीमेंट कर दिए, मैंने क्या किया, 100 एग्रीमेंट कर दिए, लेकिन उनमें से कोर्ट में केवल मैं जो है मान लो 20 ही हैं जिन्हें कोर्ट में हम लागू करवा सकते हैं, तो ये जो 20 हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ओके, तो वही बोल रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देखिए 20 कॉन्ट्रैक्ट हमारे, 20 के 20 एग्रीमेंट हैं, क्योंकि एग्रीमेंट ही आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है, तो ये ठीक है। लेकिन सारे के सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, सारे के सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए आपने 100 एग्रीमेंट किए हुए हैं, क्या 100 के 100 जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं? नहीं, केवल 20 ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये बात सही हो जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा, एक लाइन में आपसे पूछ सकता है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, ऐसे दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड, जो है काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पर की, काफ़ी मज़ेदार है, मेरा जो अपना मतलब अनुभव रहा है इसको, मतलब कि अच्छा लगता है पढ़ने में, कोई ज़्यादा बोरियत नहीं होती है। बस एक ही सज़ा रहेगी कि लेक्चर थोड़े लंबे हो जाएंगे, बट स्टे मतलब प्रॉमिस, जैसे मेरा एक तरीके का प्रॉमिस है कि अगर आप पढ़ के जाते हैं और अच्छे से समझ के जाते हैं ना, तो यकीन मानिए कि क्वेश्चंस आपके हाथ से किसी कीमत पर नहीं जा सकते। और प्लस पता है आपको, ये आपके बैंक प्रमोशन में भी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बैंक प्रमोशन में यू कैन गेट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दीज लेक्चर्स, क्योंकि बैंक प्रमोशन में कहीं ना कहीं हद तक बैंकिंग लॉज पूछे ही जाते हैं ना, तो बैंकिंग लॉज यही हैं। ओके, तो जब भी एक प्रॉमिस किया जाता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, और अगर वहाँ पर कोई मैकेनिज्म मौजूद हो जिससे कि उन प्रॉमिसेस को लीगली बाइंडिंग किया जा सके, तो अच्छा रहता है। ओके, तो प्रॉमिस तो कर दिया आपने, लेकिन उसे लीगल बाइंडिंग कैसे करें, उसी के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत गवर्न किया जाता है, ठीक है। और इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इसेंशियल्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होती हैं। साथ ही साथ में आपको अगर मान लो कि जो है कोई व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट फेल कर जाता है, नहीं परफॉर्म कर पाता, तो उस केस में क्या क्या उपाय उपलब्ध हैं ये बताता है, और किन किन परिस्थितियों में आपको वो उपाय उपलब्ध हैं, रेमेडीज उपलब्ध हैं, ये भी ये बताता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारे के सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ हों। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया है, ए ने बी के साथ में एग्रीमेंट किया है, और इसको अगर लॉ के तहत हम इन्फोर्स करवा सकें, ज़बरदस्ती लागू करवा सकें, देन यू कैन कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मीनिंग दैट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो जितने भी आपके अधिकार हैं बी के या ए के, जो भी आपके कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस हैं ए के, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो सभी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल होने चाहिए, ठीक है। जितने भी एग्रीमेंट जो है 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो जितने भी एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होते हैं, उन्हें एग्रीमेंट, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अगर वो जो है फ्री कंसेंट से हों, सभी पार्टियों की फ्री कंसेंट से बनाए गए हों, जो भी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किया गया हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया हो, और साथ ही साथ में उसको एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसे वाइड ना डिक्लेयर कर दिया गया हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, अगर एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जा सके देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट, जैसे मैंने कहा कि 100 एग्रीमेंट मैंने कर लिए, लेकिन वो जरूरी थोड़ी ना है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट तो 20 ही हैं, लेकिन जितने भी 20 कॉन्ट्रैक्ट किए वो सभी के सभी एग्रीमेंट ही थे, है ना। क्योंकि जब हम एग्रीमेंट करते हैं, है ना, तो एग्रीमेंट ही बाद में इन्फोर्सिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। की कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू आर नॉट टू डू समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ही यानी फर्स्ट इज सेड टू मेक अ प्रपोजल,
तो पहले को कहा जाता है कि उसने प्रपोजल दिया है। देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, अपनी इच्छा प्रेजेंट करता है, विलिंगनेस देता है कि वो कुछ करेगा या नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट ना करने के लिए भी हो सकता है। जैसे मतलब जैसे फिल्मों में होता है, हीरो और गुंडे के बीच में जब लड़ाई हुई तो हीरो के घर वाले जा करके बोलते हैं कि जो है आप आगे से जो है इसको परेशान नहीं करेंगे, है ना। तो एक तरीके से रोका जा रहा है किसी सर्टन टास्क को ना करने के लिए, ठीक है। तो कुछ किसी काम को करने के लिए और ना करने की विलिंगनेस अगर दिखाता है विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ठीक है। और इसमें यानी कि ए गया बी के पास, ठीक है। ए ने कहा कि आपको ये काम नहीं करना है या करना है, ठीक है। तो जिसने ये कहा, ए गया था बी के पास, तो ए जो फर्स्ट पर्सन है उसने एक प्रपोजल दिया। क्या दिया? एक प्रपोजल दिया। किसको? बी को। अब ये बी के ऊपर है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या डिनाई करे। अब गुंडा चाहेगा तो जो है आगे मानेगा, नहीं तो फिर मार पिटाई शुरू होगी। ओके, तो ये है व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। अब प्रपोजल जिसको किया गया है वो दूसरी पार्टी यानी बी है, सेकंड पर्सन, यही लिखा हुआ है। सिग्निफाइज हिज एसेंट या कंसेंट, जब वो अपना कंसेंट दे देगा। अब अगर बी अपना कंसेंट दे देगा, कंसेंट यानी कि सहमति दे देगा, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये माना जाता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं बननी चाहिए, ठीक है। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कुछ करने या ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है एक तरीके से, तो ये कहा गया कि ये जो पहला व्यक्ति इसने एक प्रपोजल दिया। अब अगर दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए अपना कंसेंट दे देता है, तो ये कहा जाता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? अ प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। अब जब जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया बी के द्वारा कि ठीक है हम 1 लाख रुपए तुमको देंगे, ऐसे करके प्रॉमिस किया गया, तो उस प्रॉमिस को बी ने एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया गया प्रपोजल को तो उसे प्रॉमिस कहा जाता है। ध्यान देंगे, सबसे पहले प्रपोजल बना, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस बना। क्लियर? इतनी बात। प्रपोजल बिकम प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, जब जो है प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो प्रॉमिस में बदल जाएगा। यानी कौन एक्सेप्ट करेगा? बी, दूसरी पार्टी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जिसने प्रपोजल दिया था, यानी ए प्रॉमिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉमिसर कहलाता है। जिसने प्रपोजल दिया है, जिसने अप्रोच किया दूसरे व्यक्ति को कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप ये करें, तो उसे प्रॉमिसर कहेंगे। और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसे प्रॉमिसी कहते हैं। तो क्लियर हो गई मेरी बात? ए जो है आपका प्रॉमिसर हो गया और बी आपका प्रॉमिसी हो गया। ओके, तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लो सी गया डी के पास, तो सी क्या कहलाएगा? प्रॉमिसर कहलाएगा। और डी ने अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिसी कहलाएगा। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस में बदल जाता है। इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 1872 के सेक्शन 10 में इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो एज पर सेक्शन 10 क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में? ऑल एग्रीमेंट्स, वही जो हमने ये बातें करी थी यहाँ पर, यही बातें फिर से कही जा रही हैं। एज पर सेक्शन 10 किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं यही सारे होते हैं, ये पांचों जिनकी हमने बात की थी। अगेन देख लीजिए आप वही। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, है ना। पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए सभी के सभी। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। और एक्सप्रेसली जो है उसे वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो यही इसेंशियल्स हैं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, इसेंशियल्स हैं। तो सभी एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर सभी के सभी पार्टियों का फ्री कंसेंट हो, उनकी सहमति हो, लेकिन वो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। उसका लॉफुल कंसिडरेशन, कोई ना कोई चीज़ एक्सचेंज की जानी चाहिए, बदला बदली होनी चाहिए, है ना। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए और उसे एज पर एक्ट वाइड नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अब वही इसेंशियल्स हमने बात कर ली ना, ये इसेंशियल्स की बात करी। अब इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस ईच इसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हम आगे जो भी हम बात करेंगे इन्हीं सभी इसेंशियल्स के बारे में ही बात करेंगे। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की बात करेंगे पहले। इन रियलिटी अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग ओनली व्हेन एन ऑफर ऑफ प्रपोजल इज मेड बाय वन पार्टी नोन एज प्रॉमिसर एंड इज एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी नोन एज ऑफरी, है ना, या प्रॉमिसी।
ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एक प्रपोजल जो है एक पार्टी के द्वारा किसी दूसरी पार्टी को किया जाता है। जो प्रपोजल देता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, जो पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है उसे ऑफरी या प्रॉमिसी भी कहते हैं। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। इसके बगैर बात नहीं बनेगी, ए अकेला किससे कॉन्ट्रैक्ट करता फिरेगा। द ऑफर शुड बी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एंड बी डेफिनेट। मतलब कहने का अब ये छोटी छोटी बातें हैं ऐसे कि मतलब जो आप ऑफ़र करो उसमें कोई कंडीशन वगैरह ना डालो, कोई क्वालिफिकेशन या और डेफिनेट होना चाहिए, इनडेफिनेट टाइप का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। तो ये क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। मतलब कहने का एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर। इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जो भी आपके टर्म्स और कंडीशंस हैं उसको ऑफरी किसे कहते हैं, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे ऑफरी या प्रॉमिसी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसे ऑफरी या प्रॉमिसी को बता देना चाहिए। अगर ए ने प्रपोजल दिया है बी को और बी ने एक्सेप्ट किया है, तो ए ने प्रपोजल दिया है तो इसे प्रॉमिसर कहते हैं और बी को प्रॉमिसी कहते हैं और इसे ही ऑफरी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रपोजल इज कम्प्लीटेड बाई एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। तो आपका जो प्रपोजल है वो कब पूरा होता है, जब आप अपना जो है प्रपोजल किसी दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ए ने दिमाग में कुछ सोचा कि हाँ बी के साथ हमें ये चाहिए, तो उसने जा करके बी को बोला कि है ना कि मुझसे शादी करोगी। ए ने कम्युनिकेट किया अपना प्रपोजल बी को, तो ही जो है जा करके ये प्रपोजल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद में द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जो ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जा रहा है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो मैं तुमसे शादी करूँगी या करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है एब्सोल्यूट टर्म में और बिना किसी कंडीशन के। हाँ ठीक है, तुमने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, आई एग्री विद दैट। मैं तुमको अपनी ज़मीन 3 महीने बाद बेच दूंगा, ओके। उसने कहा ओके, दूसरी पार्टी ने हाँ बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि नहीं अगर बारिश नहीं हुई तो बेचूंगा, अगर 2 लाख रुपए मुझे वहाँ से मिल जाएंगे तो बेचूंगा। इट शुड नॉट बी देयर। ओके, मोर ओवर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंसेंसस एड इडम। ध्यान देंगे ये वर्ड, ये टर्म पूछा जा सकता है आपसे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। कंसेंसस एड इडम व्हिच मीन्स दैट बोथ पार्टी मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। विदाउट कंसेंट एड इडम देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। तो बोल रहे हैं कि जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, जिसका मतलब कि दोनों पार्टियां जो है सेम थिंग पर सेम सेंस में एग्री करनी चाहिए। ओके, जैसे ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हारी जो है 3 बीघे ज़मीन खरीदूंगा 3 महीने बाद, तो 3 बीघे ज़मीन खरीदी जाएगी, 3 महीने बाद खरीदी जाएगी। दोनों बातों पर ए और बी को सेम सेंस में सेम थिंग पर एग्री करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे कंसेंसस एड इडम बोलते हैं, और बिना कंसेंसस एड इडम के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। मतलब ए ने कुछ सोचा और बी ने कुछ और सोचा, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ए ने कहा कि मैं तुम्हारे 3 बीघे ज़मीन हाईवे वाली जो है उसको 3 महीने बाद परचेज करूँगा। बी को लगता है कि नहीं, ये जो है मेरी जो है खेतों के बीच में ज़मीन है उसको खरीदने की बात कर रहा है। अगर इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हैपन, तो वहाँ पर जो है सेम चीज़ पर और सेम सेंस में आप जो है कंसेंट नहीं दे रहे हो, है ना, तो इसे कंसेंसस एड इडम नहीं बोलेंगे और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ एग्जांपल दिया है, इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है। ए प्रपोजेज बाई ए लेटर टू बी टू सेल हिज कार फॉर ₹10,000। तो ए ने एक चिट्ठी भेजी बी को और कहा कि वो जो है अपनी कार 10,000 रुपये में बी को बेच देगा। तो दिस इज़ नोन एज प्रपोजल। तो ए ने एक प्रपोजल दिया, तो ए यहाँ पर प्रॉमिसर हो गया। अब अगर बी एक्सेप्ट कर लेगा तो बी प्रॉमिसी कहलाएगा। इफ़ बी एक्सेप्ट द प्रपोजल देन ही बिकम्स द प्रॉमिसी। अगर बी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिसी कहलाएगा, या उसे ही एक और टर्म है यहाँ पर, ये ऑफरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफरी। बी को ऑफरी भी कहा जा सकता है। दिस रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन ऑफ गुड्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपको आपकी ब्रांच में आप काम करते हैं, आपको एक प्रिंटर खरीदना है। तो प्रिंटर खरीदना है तो आप क्या करते हैं, 2-3
दुकानदारों से आपने बात की और उनसे कहा कि ऐसा करो कि हमको एक कोटेशन भेज दो। कोटेशन क्या होता है? बेसिकली एक ऑफ़र लेटर होता है कि हाँ हम आपको ये प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे इतने रुपए में। इसने कहा 20,000 में, इसने कहा 18,000 रुपये में, इसने कहा 25,000 रुपये में, और स्पेसिफिकेशन दी कि हाँ हम HP का प्रिंटर देंगे, ये डिटेल्स देंगे। तो इस तरीके की 3 चिट्ठियाँ आपके पास आती है, तो दैट इज़ कोटेशन। ये जो चिट्ठियाँ आई हैं इन्हें कोटेशन कहा जाता है। अब इन्हीं कोटेशन के बेसिस पर, जैसे हम फ्रिज खरीदना है तो हम ऐसे कोटेशन बेसिस पर नहीं करते। नहीं, हम क्या करेंगे, हम दुकान पर जाएंगे, हमने फ्रिज देखा, सिंगल डोर समझ में आया सिंगल लिया, डबल समझ में आया डबल आया, 165 लीटर समझ में 165, 195 ले लिया, 5 स्टार समझ में 5 स्टार, 3 स्टार समझ में 3 स्टार। लेकिन अब बैंकिंग इंडस्ट्री में या फिर जहाँ पर बिडिंग प्रोसेस चल सकती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो है कम से कम 3 लोगों से आपको अपनी डिटेल्स लेनी होती है, तो उसी के लिए कोटेशन आता है। कोटेशन आ गया। अब आपको 25,000 वाला अगर प्रोडक्ट, वैसे तो नॉर्मली सस्ता ही सेलेक्ट करना होता है, नियम यही है कि अगर सेम स्पेसिफिकेशन सब कुछ है तो सस्ता ले लीजिए। तो ये 18,000 वाले को आप जो है एक्सेप्ट करके दे दोगे और ये एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन ऑफ गुड्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये एक ऑफ़र देने के लिए इन्विटेशन है। मतलब जो है बैंक ने एक ऑफ़र, मतलब जो है ऑफ़र दिया इन 3 कंपनियों को, ABC को, कि आप हमें वो जो है ऑफ़र करो, है ना। कोटेशन इज बीइंग सेंट। अब कोटेशन भेज दी गई इन कंपनियों के द्वारा, बैंक को भेज दी गई। एन ऑफ़र इज बीइंग मेड टू बाई गुड्स एट कोटेड प्राइस। तो एक ऑफ़र दिया गया A कंपनी, B कंपनी, C द्वारा कि आप इस प्रोडक्ट को कोटेड प्राइस, जो भी उस कोटेशन में प्राइस लिखा उसके उस पर खरीद सकते हैं। इन केस द कोटेशन इज एक्सेप्टेड बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब क्या हुआ, कोटेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, ये 18,000 वाले का एक्सेप्ट कर लिया गया और ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। अ प्रॉमिस इज बीइंग मेड टू पे द प्राइस ऑन कंसिडरेशन दैट द सेलर वुड डिलीवर द स्पेसिफिक गुड। तो मतलब अगर जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया गया हमारी तरफ से, कोटेशन को एक्सेप्ट किया हमने और ऑर्डर को प्लेस कर दिया, तो एक तरीके का प्रॉमिस जो है कर दिया गया है कि हम जो है आपको, जब भी आप हमें गुड्स सप्लाई करोगे, स्पेसिफिक गुड्स सप्लाई करोगे, तो जो भी प्राइस है हम उसको आपको पे कर देंगे। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर पार्टियों की जो इंटेंशन होनी चाहिए वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की भी होनी चाहिए। Intention of 2 or more parties entering into an agreement must be to create a legal relationship between them। तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां जो एक एग्रीमेंट में जा रही हैं, उनका इंटेंशन, उद्देश्य होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप बनाएंगी। इफ़ देयर इज नो सच इंटेंशन, अगर लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एज दे डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई एग्रीमेंट जो कि सोशल नेचर का है तो वो एक लीगल रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सोशल नेचर, जैसे A ने B से कहा कि जो है मैं आपसे शादी करूंगा 2 साल बाद, तो ये इस तरीके एग्रीमेंट जो है सोशल नेचर के होते हैं और इन्हें जो है लीगल रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके 2 पार्टियों के बीच में। दस इट इज़ क्लियर दैट ऑल एग्रीमेंट which do not result in legal relations are not contract। तो ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी एग्रीमेंट जो कि लीगल रिलेशन में या लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, इन केस ऑफ वाल्फोर वर्सेस वाल्फोर, अ हस्बैंड प्रॉमिसेस टू पे हिज वाइफ अ हाउस होल्ड अलाउंसेस ऑफ GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 30 पर मंथ। तो मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वाल्फर वर्सेस वाल्फर, यानी हस्बैंड और वाइफ 2 लोग थे। तो हस्बैंड ने वादा किया था कि वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड जो है हर महीने देगा। बाद में क्या हुआ, लेटर पार्टी सेपरेटेड एंड हस्बैंड फेल टू पे द अमाउंट। बाद में क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ का तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। अब हस्बैंड पैसे पे करने में असमर्थ है, नहीं पे कर रहा है। वाइफ सूड हिम फॉर द अलाउंसेस। अब वाइफ ने क्या किया कि कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि भैया जो है तुमने वादा किया था कि तुम $30 हमको 30 पाउंड 30 GBP हमको हर महीने दोगे, तो ये हमें देना चाहिए। हाउएवर द कोर्ट हेल्ड दैट एग्रीमेंट सच एज दीज वर आउटसाइड द रियल्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बाहर है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसने आपको ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया था, तो उससे ये नहीं है कि तुम उसको जो है मतलब सू कर पाओगे। ओके, तो वही बोल रहा है कि जितने भी एग्रीमेंट हैं अगर वो जो है लीगल रिलेशन में नहीं कन्वर्ट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेंगे। अब यहाँ जो एग्रीमेंट हुआ है आपस में वो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं था, इसीलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करेगा। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जहाँ नेसेसरी हो वहाँ रिटन होना चाहिए, अदरवाइज ओरल भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, जहाँ नेसेसरी है वहाँ रिटन होगा, अदरवाइज ओरल हो सकता है। देखिए, When can a valid contract be made through oral agreement?
Under certain laws such as the Transfer of Property Act, certain agreements are required to be writing only and are also required to be registered or attested. तो कई सारे ऐसे कानून हैं जिनके तहत जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न राइटिंग में ही होना चाहिए। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ज़मीन की खरीद और बेच करते हैं तो ओरल नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बोल दिया कि ये 2 बीघे मेरी ज़मीन तुम्हारी हुई तो वो तुम्हारी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से जब बैंक के पास आप कोई चीज़ बंधक गिरवी रखते हो तो ज़मीन के कागजात उसके पास ले जाने पड़ते हैं। आप केसीसी करवाते हैं तो आपकी खितौनी पर जो है मतलब चढ़ाया जाता है, आपके लैंड के रिकॉर्ड्स पर बैंक ने बंधक किया हो ये बात लिखी जाती है। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि राइटिंग में ही होनी चाहिए, उनका रजिस्टर्ड होना, अटेस्टेड होना ज़रूरी होता है। इफ़ सच फॉर्मेलिटीज आर नॉट कंप्लाइड विद, अगर इन फॉर्मेलिटीज़ को हम पूरा नहीं करते हैं तो एग्रीमेंट को जो है कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया सकता, कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो बैंक ने ए व्यक्ति को लोन दे दिया, ए ने जो है ज़मीन बंधक रखने की बात की थी, लेकिन बैंक ने कहा कोई नहीं, तुम पर मुझे भरोसा है और तुम्हारी ज़बान ही काफ़ी है, हम रिटर्न में नहीं करवाएंगे। तो अब जो है बैंक अगर चाहे कि हम जो है ए के ऊपर कोर्ट में केस करके इस ज़मीन को बेच दें, ऐसा कुछ कर सके, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपने फॉर्मेलिटी को कंप्लीट नहीं किया जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ज़रूरी था। ओके, दिस अप्लाइज इन केस ऑफ सेल्स आर मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज। तो ये अप्लाई होता है, मतलब राइटिंग में होना ज़रूरी है। अगर आप सेल करते हैं या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मोर्गेज करते हैं, लीज करते हैं बैंक के पास या किसी और के पास, तो उस केस में आप अपनी ज़मीन बेचते हैं तो भी राइटिंग में होना चाहिए, मॉर्गेज करते हैं तो भी राइटिंग में होना चाहिए अपनी ज़मीन को। यहाँ तक कि रेंट एग्रीमेंट भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि नियम है, ज़रूरत है कि राइटिंग में होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में फ्रेंड जो है जो आपका एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होगा। अदरवाइज एग्रीमेंट में आल्सो भी ओरल भी हो सकते हैं। दिस इज ब्रॉट आउट इन सेक्शन 10 का 2, सेक्शन 10 के 2। याद रखने की इतनी नीड नहीं है, इतना गहराई में नहीं जाते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट अगर एज पर लॉ नेसेसरी है तो राइटिंग में होगा, अदरवाइज जो है ओरल भी हो सकता है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज टू इंटर इनटू एग्रीमेंट। किसी एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए दोनों पार्टियों के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन हियर मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बदले में कुछ मिलना। ठीक है, देखिए, व्हेन बोथ आर मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टीज इन एन एग्रीमेंट गिव समथिंग टू वन अनदर एंड गेट समथिंग इन रिटर्न, एग्रीमेंट इज फॉर कंसिडरेशन। देखिए, कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? आपने, जैसे मैंने इनको 10,000 रुपये दिए, बदले में इन्होंने मुझे एक अपनी गाय दे दी फॉर एग्जांपल, या अपनी बाइक दे दी, मान लीजिए बाइक जो है मुझे वापस कर दी या बेच दी, तो ये एक जो है कंसिडरेशन है। ओके, यानी कि आप दोगे बदले में कुछ आपको भी रिटर्न मिलेगा। व्हेन बोथ द पार्टीज इन एन एग्रीमेंट गिव समथिंग टू वन अनदर, कुछ ना कुछ एक दूसरे को देते हैं और बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, तो इस एग्रीमेंट को है ना, तो देन एग्रीमेंट इज फॉर कंसिडरेशन, तो उसे ही कंसिडरेशन कहा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D डिफाइंस कंसिडरेशन एज अंडर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन का मतलब, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन होता है? जो प्रपोजल देता है, पहला व्यक्ति। बी कौन होता है? जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को। द प्रॉमिसी आर एनी अदर पर्सन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसी, यानी दूसरा व्यक्ति या कोई और व्यक्ति, हैज डन आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने किया है या करने से अपने आप को रोका हुआ है। डज आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, करता है या करने से कुछ रोकता है। प्रॉमिसेस टू डू, करेगा या अपने आप को कुछ करने से रोकेगा, है ना। सच एक्ट ऑफ अब्सटेनेंस आर प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो इस तरीके का एक्ट जिसमें आप किसी चीज़ से अपने आप को मना करते हैं या किसी चीज़ को प्रॉमिस करते हैं करने के लिए, तो उसे ही कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस माना जाता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो जितने भी प्रॉमिस हैं या सेट ऑफ प्रोमिस हैं, वो अगर कंसिडरेशन होता है उसमें, तो उसे एग्रीमेंट माना जाता है। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन आर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ऐसे प्रॉमिस जो कि
कंसिडरेशन बनाते हैं या कंसिडरेशन का पार्ट होते हैं एक दूसरे के लिए, उन्हें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहा जाता है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसे हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं कोर्ट कचहरी में, तो उसे वाइड माना जाता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कोई भी एग्रीमेंट जिसे हम इन्फोर्स करवा सकें तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बोल रहे हैं कि एक एग्रीमेंट जिसे मतलब मान लो 2 पार्टियां हैं ए और बी, ठीक है, ए अगर चाहे तो उसे जो है इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर बी चाहे तो उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है बी के चाहने पर भी। तो ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाइडेबल, यानी वाइड किया जा सकता है, वाइड है नहीं, वाइडेबल किया जा सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वाइड व्हेन इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, पहले किया जा सकता था लेकिन अब नहीं किया जा सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? वाइड। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी प्रोवाइडेड दैट बी गिव्स 1 लाख टू ए। ए ने कहा है कि मैं जो है अपनी कार आपको बेच दूंगा। क्या करेगा ये? अपनी कार जो है बेच देगा बी को, और बदले में बी जो है ए को 1 लाख रुपए देगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। हियर ए इज प्रॉमिस टू सेल कार इज कंसिडरेशन फॉर वी इज प्रॉमिस टू पे द मनी, है ना। तो ए ने प्रॉमिस जो किया है कि हम अपनी कार बेचेंगे, वो क्या है? कंसिडरेशन है किसके लिए? बी के लिए, ठीक है। और बी का जो प्रॉमिस है, बी ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, पे द कंसिडरेशन मनी इन कंसिडरेशन फॉर ए इज प्रॉमिस टू सेल द कार। तो मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ये ए जो है बी को कार दे रहा है और बी ए को पैसे दे रहा है। यू गिव समथिंग एंड इन रिटर्न यू गेट समथिंग, यही कंसिडरेशन होता है। दीज आर लॉफुल कंसिडरेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो ये भैया जो है लॉफुल कंसिडरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इसे जो है हम कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो उसे वाइड माना जाता है। वाइड में मतलब क्या होता है? इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइड का मतलब होता है इसका कोई आप मतलब कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं कुल मिला करके, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको एक राउंड जो है देख लिया जाए। कहाँ तक हमने बात की थी? हमने मेरे ख्याल से प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, आई बिलीव यहाँ से प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो है जब भी कोई प्रपोजल किया जाता है प्रॉमिसर के द्वारा और उसको एक्सेप्ट किया जाता है दूसरे के द्वारा, तो उसे ऑफरी या प्रॉमिसी कहते हैं। पहले व्यक्ति को प्रॉमिसर कहते हैं। कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेट, क्लियर और फाइनल होना चाहिए। इसको ऑफरी को या प्रॉमिसी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए ऑफ़र का, वो भी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि कोई कंडीशन लगा करके एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां एग्री करती हैं सेम थिंग पर सेम सेंस में, तो उसे ही हम कंसेंसस एड इडम कहते हैं। और बिना कंसेंसस एड इडम के कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल दिया, ए ने प्रपोज किया अपनी एक लेटर भेज करके कि बी को कि वो ए जो है अपनी कार को बी को सेल कर देगा 1000 रुपये में। ए इसको कार देगा और बी जो है इसको 10,000 रुपये देंगे। अब यहाँ पर प्रपोजल किसने दिया है? ए ने, तो ए प्रॉमिसर कहलाता है। अगर बी एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को तो वो प्रॉमिसी कहलाता है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। कई बार हम कोटेशन मांगते हैं गुड्स के लिए, तो कोटेशन मांगना इन्विटेशन टू ऑफ़र है। फिर वो कंपनी क्या करेगी? आपको एक ऑफ़र देगी, कोटेशन भेजेगी आपके पास। अगर आप उस कोटेशन को एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर प्लेस करके, तो ये माना जाएगा कि आप जो है जब भी आपको वो गुड्स जिसको भी खरीदने के लिए आपने कोटेशन मंगवाया था, जब आपको वो मिलेगी तो उसके बदले में आप उसको प्राइस दे देंगे, पैसा दे देंगे। यहाँ पर जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इंटेंशन आपका होना चाहिए कि एक लीगल रिलेशनशिप बनानी है। अगर आपका दोनों पार्टियों का ऐसा इंटेंशन नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पॉसिबल है। एग्रीमेंट जो सोशल नेचर के होते हैं, क्योंकि वो लीगल रिलेशनशिप में नहीं बदले जा सकते हैं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे मैंने शादी वगैरह के एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी एग्रीमेंट हैं अगर वो जो है लीगल रिलेशन में नहीं बदलते हैं, कोर्ट में बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। आपसे पूछा जाएगा कि वाल्फर वर्सेस वाल्फर केस जो है क्या बताता है हमको। तो वाल्फर वर्सेस वाल्फर केस हमें ये बताता है कि अगर जैसे एक हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया था कि हम आपको $30 मान लीजिए या पाउंड मान लीजिए पर मंथ देंगे, लेकिन बाद में दोनों पार्टियां हट गईं, एक दूसरे से अलग हो गईं, तो हस्बैंड बाद में पैसे अगर देना बंद कर देता है, तो अगर वाइफ भले ही उसको सू करे, यानी कि जो है उसके लिए कोर्ट में चली जाए, लेकिन कोर्ट ये बोलता है कि जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में, कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस किया हुआ है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, ये कानूनी वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जहाँ पर लॉ कहता है कि नहीं ज़रूरी है रिटर्न होना, वहाँ रिटर्न होगा, अदरवाइज ओरल हो सकता है। अब जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत राइटिंग में होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मॉर्टगेज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, प्रॉपर्टी को लीज करते हैं, इन सभी केसेस में राइटिंग में होना ज़रूरी है, अदरवाइज एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको बदले में कुछ मिलना। जैसे आपने ए ने कहा कि मैं तुमको कार दूंगा, बदले में उसे ए को 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये जो है एक कंसिडरेशन है, ओके। तो यही बात है, जब एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ देते हैं और बदले में कुछ चीज़ रिटर्न में मिलती है, तो उसे ही कंसिडरेशन माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D जो है डिफाइन करता है, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिसी या अदर पर्सन हैज़ डन आर, मतलब कहने का कि प्रॉमिसर की इच्छा पर प्रॉमिसी जो होगा वो या तो कुछ मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस की बात हो रही है, कुछ कर चुका है या कुछ करने से अपने आप को रोक रखा है, कुछ कर रहा है या करने से रोक रखा है, या करेगा या फिर करने से अपने आप को बचा रहा है, तो इन सभी को कंसिडरेशन माना जाता है, ठीक है। एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ जो प्रॉमिस होता है वो कंसिडरेशन कहलाता है। एक दूसरे के लिए अगर कंसिडरेशन बनाता है तो उसे ही एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉमिस होते हैं अगर जो है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में देते हैं, यानी कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, तो उसे एग्रीमेंट माना जाता है। प्रॉमिस, ये ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऐसे प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है उन्हें वाइड माना जाता है, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अ कॉन्ट्रैक्ट हुई सीज टू इन्फोर्सेबल बाई लॉ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो अब कानून के तहत जो है इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, तो वो वाइड माना जाता है, ओके। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि ए ने वादा किया था कि वो बी को जो है अपनी कार बेचेगा और बी बदले में 1 लाख रुपए ए को देगा, ठीक है। तो ए ने प्रॉमिस किया है क्या, अपनी कार बेचने के लिए, ये एक कंसिडरेशन है, यानी बदले में कुछ मिलेगा। बी को क्या मिलेगा, कार मिलेगी। ए को क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कंसिडरेशन है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है और कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो उसे वाइड माना जाता है, यानी कि बदले में कुछ अगर ना मिले तो उसे वाइड माना जाता है। वाइड का मतलब होता है कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इसे कोर्ट में आप लागू नहीं करवा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माने जाते हैं। मतलब कंसिडरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, इन एक्सचेंज इन रिटर्न समथिंग, कुछ मिलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, एन एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एक एग्रीमेंट आपने किया नेचुरल लव और अफेक्शन के तहत बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन देयर रिलेशन टू ईच अदर, लेकिन जो पार्टियां एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई हैं, रिश्तेदार टाइप हैं, विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ओके। क्लियर होगी मेरी बात? देखिए समझिए, एग्रीमेंट को विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है। कुछ एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिलना, उसके बावजूद भी वैलिड होंगे, लेकिन अगर वो ये 3 शर्तें एक साथ पूरी करें, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नहीं पूरी करनी है कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मैंने कह दिया कि मैं अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए दूंगा, तो ये नहीं, मैंने अपनी वाइफ को कहा मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, हम नियर रिलेशन है यानी हस्बैंड वाइफ हैं तब भी चलेगा, और साथ ही साथ में ये बात राइटिंग में और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तब ये तीनों बातें जब पूरी होंगी तो बिना बदले में कुछ मिले। जैसे मैंने अपनी वाइफ को, ठीक है, बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अब मैंने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, वाइफ को तो कुछ मिल रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन हस्बैंड को ए को कुछ नहीं मिल रहा है, तो विदाउट कंसिडरेशन है। यही बोल रहा है कि कुछ एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के वो भी वैलिड होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? लेकिन ये मैं राइटिंग में और रजिस्टर्ड करवा के दूँ तो ही माना जाएगा। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया, मिस्टर ए आउट ऑफ हिज नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन बी अ सम ऑफ 1000। तो ए ने
अपने इमोशन और प्यार के तहत अपने बेटे बी को वादा किया कि वो उन्हें 10,000 रुपये देगा, और इस प्रॉमिस को राइटिंग में और रजिस्टर करवा दिया गया, राइटिंग में लिखा गया और रजिस्टर करवा दिया गया। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम बी, भले ही बी बदले में कुछ नहीं लौटा रहा है। देखो ए जो है, जो ए है पिता है, वो बेटे को 1,000 रुपये दे रहा है, लेकिन बदले में क्या बी कुछ पिता को दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया गया है, क्लोज पार्टीज हैं और रजिस्टर्ड और राइटिंग में है, इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आपसे पूछेगा कैसे? यही पूछ लेगा, यही लिखेगा कि ए आउट ऑफ हिज नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपने बेटे को जो है 1,000 देने का वादा करता है, और ये राइटिंग और रजिस्टर्ड है। तो आपसे पूछेगा इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A promise to compensate a person who has already done something voluntarily for the promiser or done something voluntarily that the promiser was legally bound to do is enforceable at law। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझेंगे। A finds B's watch and give it to him। A को क्या हुआ? एक घड़ी मिली जो कि B की थी, और A ने B को घड़ी दे दी। B प्रॉमिस टू गिव अ सम ऑफ 100 रुपीज़। अब बी ने कहा कि यार तुमने मेरी घड़ी वापस कर दी तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अ प्रॉमिस टू कंपनसेट अ पर्सन, यानी कंपनसेट किया जाएगा। देखो ए को कंपनसेट किया जा रहा है, उसको जो है दया भाव में कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। हु हैज़ ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली फॉर प्रॉमिसर, और इसने ए के लिए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ही कुछ किया हुआ है, जैसे उसकी घड़ी लौटा दी है। तो ये एक जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट मस्ट बी इंटर्ड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो एग्रीमेंट किए जाने चाहिए वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किए जाने चाहिए। एग्जाम्पल, इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाई लॉ। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ों के लिए मत करिए जिनको कानून के तहत रोका गया, जैसे कोकीन में कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, है ना, हेरोइन में कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, अफीम में मत करिए। आर मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट, है ना, और मतलब कहने का ऐसा कोशिश ना करिए कि फ्रॉड करने की कोशिश की गई हो, दैट इज़ टू कमिट अ फ्रॉड, आप फ्रॉड करने की कोशिश करें। मस्ट नॉट बी इमोरल, इमोरल काम ना करें। मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो एग्रीमेंट आप एंटर करिए किसके लिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, लेकिन किसके लिए नहीं करेंगे? फॉरबिडन बाई लॉ वाली चीज़ों के लिए, फ्रॉड करने के लिए, इमोरल चीज़ों के लिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ चीज़ों के लिए आप नहीं करेंगे। सवाल यह है कि व्हाट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट, सवाल यह है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है हमने शुरू किया था ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन वाइड ये यहाँ से स्टार्ट किया था फॉलोइंग केसेस पर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा नहीं तो इलस्ट्रेशन पे गए, ठीक है। चलो, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। जो भी ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कानून के दायरे में होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ओके। इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इट इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाई लॉ। तो ये लॉफुल तब तक है जब तक कि इसे कानून के तहत रोका ना जाए। जैसे दंगे करना जो है लॉफुल नहीं है, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक वाइड है। वाइड का मतलब उसका कोर्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, एक पर्टिकुलर केस है एसएल फेर्नांडिस वर्सेस वीएम फेर्नांडिस, ठीक है, फर्नांडिस लिखा हुआ है, फर्नांडिस है, FARNANDES, ठीक है। एसएल फर्नांडिस वर्सेस वीएम फर्नांडिस द प्लेंटिफ। तो ये क्या था? द ओनर ऑफ बार, ये किसी बार के ओनर थे, एक व्यक्ति जो था वो बार का ओनर था। हैविंग द लाइसेंस टू सेल लिकर, जो कि इनके पास, एसएल के पास मान लो लाइसेंस था दारू बेचने का, लिकर बेचने का, बार के ये मालिक थे, ठीक है। ट्रांसफर्ड द मैनेजमेंट टू ऑफ बार एंड लिकर सेल टू डिफेंडेंट हु हैड नो सच लाइसेंस। अब इन्होंने क्या किया? अपना पूरा अधिकार बीएम फर्नांडिस को दे दिए कि यार तुम बेचो, हमको नहीं, हम ये बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तुम इसका मैनेजमेंट ले लो और चलाओ इसको। अब क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसफरिंग बिजनेस एंड सेल ऑफ लिकर टू अ पर्सन विदाउट लाइसेंस
वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड दस कैन नॉट बी इन्फोर्स। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस तरीके से दारू का बिजनेस जो है, चूँकि दारू तभी बेची जा सकती है जिसके पास लाइसेंस हो, चूँकि इस दूसरे व्यक्ति के पास, डिफेंडेंट के पास में लाइसेंस है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम इसको इसका मतलब कहने का, अगर एसएल के पास में लाइसेंस है दारू बेचने का और वीएम के पास लाइसेंस नहीं है, तो एसएल बीएम को दारू बेचने की परमिशन नहीं दे सकता है। इट इज़ नॉट अलाउड एज पर लॉ, सो इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। हुआ क्या होगा, पहले इन्होंने दे दिया जो है दारू का ठेका कि चलो तुम चलाओ, बाद में इनको लगा होगा कि नहीं, हमको अपना अधिकार दोबारा से लेना है, तो जब कोर्ट में गए तो ये जीत जाएंगे। जीत क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एसएल ने बीएम को दे तो दिया, लेकिन लाइसेंस और दारू बेचने की पूरी वो व्यवस्था इसी व्यक्ति के पास थी, तो इसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो ये हार जाएगा केस और ये जीत जाएगा। तो एसएल फर्नांडिस, ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल्स फ्रेंड जो है बीआरबीएल में मिलते रहेंगे और ये एग्जांपल पूछे भी जाते हैं। ओके, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, फ्री और जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए। फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। तो फ्री और जेन्युइन कंसेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां हैं उनका कंसेंट जरूरी होता है। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन द पार्टीज एग्री टू सेम थिंग इन सेम सेंस। एक कंसेंट को हम फ्री तब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी कंसेंट को हम फ्री तब कहते हैं जब पार्टियां सेम थिंग को सेम सेंस में एग्री करती हैं। सेम थिंग को सेम सेंस में अगर एग्री करती हैं तो हम ये कह देंगे कंसेंट इज फ्री। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाई कोर्शन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15। किसी भी कंसेंट को, यानी कि आपने सहमति दी है, लेकिन ये फ्री तब माना जाएगा जब इसे ज़बरदस्ती न लागू किया गया है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में डिफाइंड है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, या किसी के प्रभाव में आकर के आपने जो है हाँ करी है, तो वो सेक्शन 16 में डिफाइंड है। फ्रॉड करके आपसे हाँ करवाई गई है, सेक्शन 17 में डिफाइंड है। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत डेटा दिखा करके आपसे मतलब हाँ करवाई गई है, तो सेक्शन 18 में डिफाइंड है। गलती से, है ना, अगर आपने हाँ करी है तो वो सेक्शन 20, 21 और 22 में डिफाइंड है। तो कुल मिलाकर के आपकी कंसेंट को फ्री तभी कहा जाएगा जब ये ज़बरदस्ती ना की गई हो, जब ये किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में आकर ना की गई हो, आपके साथ फ्रॉड करके हाँ ना करवाया गया हो, या आपको गलत डेटा दिखा करके, गलत रिप्रेजेंटेशन दे करके हाँ ना करवाई गई हो, या किसी गलती के तहत आपसे हाँ ना करवाई गई हो। तो हमने फ्रेंड जो है बात कर ली ये कि मतलब अगर कंसिडरेशन ना हो, विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, बशर्ते कि 3 शर्तें पूरी हों। आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन किया गया हो, जो पार्टियां हैं वो रिलेटिव्स होनी चाहिए, और ये राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ए ने अपने बेटे को नेचुरल लव और अफेक्शन के तहत वादा किया कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। ए ने प्रॉमिस राइटिंग में और रजिस्टर्ड कर रखा है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही ए जो है बी को 1000 रुपये दे रहा है और बी बदले में ए को कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इवन देयर इज़ नो कंसिडरेशन फ्रॉम बी, बी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल हमने देखा था कि अगर एक प्रॉमिस किया गया है किसी व्यक्ति को कंपनसेट करने के लिए, जिसने पहले ही प्रॉमिसर के लिए कुछ वॉलंटरी कर रखा है, अपनी इच्छा से ही कुछ कर रखा है। जैसे उदाहरण के लिए ए बी की वॉच पाता है और ले जा करके उसे बी को दे देता है। बी प्रॉमिस करता है कि वो ए को 100 रुपये देगा, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। एग्रीमेंट जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लॉफुल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो इलीगल ना हो, इमोरल ना हो और पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट में नहीं होने चाहिए। इट इज़ लॉफुल, कोई भी ऑब्जेक्ट लॉफुल तब तक है जब तक कि कानून के तहत उसे फॉरबिड ना किया गया हो। जैसे अफीम, चरस वगैरह जो है एज पर लॉ फॉरबिडन है, तो वो चीज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे एसएल फर्नांडिस वर्सेस वीएम फर्नांडिस के केस में ये एक बार के ओनर थे और इनके पास में दारू बेचने का, लिकर सेल करने का लाइसेंस था। इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट जो है बार का लिकर सेल करने का डिफेंडेंट को दे दिया, उस जिसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। बाद में कोर्ट केस हुआ और कोर्ट ने ये कहा कि लिकर को सेल करने का जो अधिकार है वो लाइसेंस व्यक्ति के पास होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस वो व्यक्ति दारू नहीं बेच सकता है। इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ के तहत ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये इन्फोर्स नहीं किया सकता है। यानी कि जिसके पास लाइसेंस है उसी को ही बार का अधिकार मिलेगा। फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट की हमने बात की, तो कंसेंट जो है
फ्री तब कहा जाता है जब पार्टी जो है एग्री करती हैं सेम चीज़ के लिए सेम सेंस में, ठीक है। कंसेंट को फ्री तभी कहिए जब इसे ज़बरदस्ती ना किया गया हो, जब इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना दिया गया हो, जब इसे फ्रॉड के पर्पज़ से ना किया गया हो, या फ्रॉड करके ना किया गया हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपसे जो है हाँ करवाई गई हो, या मिस्टेक में आपने हाँ कर दी हो, तो इन सभी केसेस में आपके कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता है, ठीक है। कोर्शन, ज़बरदस्ती हाँ करवाना सेक्शन 15 में डिफाइंड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में करवाना सेक्शन 16 में डिफाइंड है, फ्रॉड में हाँ करवाना सेक्शन 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में, मिस्टेक जो है सेक्शन 20, 21 और 22 में डिफाइंड है। एग्जाम्पल इन्होंने दिए, एज सन हैज़ फर्स्ट बीज नेम टू ए प्रॉमिसरी नोट। ए का बेटा है, ए का सन है, उसने क्या किया, बी के नेम जो है प्रॉमिसरी नोट में मतलब जो है फॉर्ज किया है। बी अंडर थ्रेट टू प्रोसिक्यूटिंग एज सन ऑब्टेन अ बॉन्ड फ्रॉम ए फॉर द अमाउंट ऑफ फॉर्ज्ड नोट। अब क्या हुआ, जब बी को पता चला कि मेरे नाम पर इसने 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट फॉर्ज किया हुआ है, तो ए के पास पहुंचा। ए ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक बॉन्ड भर के तुमको दे देता हूं 1 ही लाख रुपए का, और तुम मेरे बेटे को जो है कोर्ट कचहरी में मत ले जाओ, जेल वोल मत करवाओ, ठीक है। ऐसा इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इफ़ बी सूज ऑन दिस बॉन्ड, अब अगर जो है बी किसी वजह से इस बॉन्ड पर केस करता है, द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड, तो उस केस में जो बॉन्ड है उसको अलग हटाया जा सकता है, बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मतलब कहने का इस बॉन्ड का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। अ मनी लेंडर एडवांसेस ₹100 टू बी, ठीक है। ए एक मनी लेंडर है, उधार देता है, उसने 100 रुपये बी को दिए, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट है यानी खेती बाड़ी करता है। बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस बी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर ₹200 विद द इंटरेस्ट ऑफ 6% पर मंथ। अब क्या हुआ कि उसने उसके ऊपर दबाव बनाया, दिए 100 रुपये, लेकिन जो बॉन्ड भरवाया उससे वो 200 रुपये का भरवा लिया और 6% इंटरेस्ट पर मंथ पर करवा दिया। अब अगर कोर्ट में केस होगा इस बॉन्ड के लिए तो बॉन्ड को हटा दी जाए, क्योंकि यहाँ देखो अंडर इन्फ्लुएंस किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, यानी ज़बरदस्ती एक तरीके से आपसे हाँ करवा ली गई है। तुमने मुझे 100 रुपये दिए, जमींदार साहब ने अंगूठा लगवा लिया 200 रुपये वाले बॉन्ड पे। अगर कोर्ट केस होगा तो ये 200 रुपये वाला बॉन्ड किनारे चला जाएगा, क्योंकि ये आपकी फ्री बिल पर नहीं है, आपकी अपनी सहमति पर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि जो प्रॉमिसरी नोट के बदले में जो बॉन्ड मिला हुआ है वो भी दोनों पार्टियों की सहमति से नहीं है। बी यहाँ पर एग्री थोड़ी ना था, बी को ये बॉन्ड इसलिए मिला था क्योंकि वो ए के बेटे को ना परेशान करे, इसलिए यहाँ बी ऐसा नहीं चाहता था। बी तो चाहता था कि जो है हम अब इसके बेटे को जो है जेल करवाएं, ओके। तो इसीलिए अगर मतलब ज़बरदस्ती हाँ करवाई गई है, जो यहाँ बात कही गई है कि अगर ज़बरदस्ती आपसे हाँ करवाई गई मिस्टेक में फ्रॉड करने के पर्पस है, तो ये एक तरीके का फ्रॉड ही किया गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रॉड किया गया है इसके साथ में। तो उन केसेस में ये जो चीज़ें होती हैं इनको असाइड करके जो है मतलब कोर्ट अपना जो है न्याय दे सकती है। तो कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड ऑर्डरिंग बी टू रीपे द 100 विथ सच इंटरेस्ट एज में सीम जस्ट। मतलब कहने का बॉन्ड कोर्ट क्या करेगा, बी को बोलेगा कि तुम 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये प्लस इंटरेस्ट जो बनता है वही दो। ये थोड़ी ना कि ये 200 रुपये का जो है तुमसे बॉन्ड भरवा लिया ज़बरदस्ती तुम्हें इन्फ्लुएंस करके, तो वो नहीं चलेगा, ओके। उसके बाद में सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बात करेंगे। द एग्रीमेंट इन विच द मीनिंग इज अनसर्टेन इज डीम्ड वाइड। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसका मतलब नहीं क्लियर होता है तो उसे वाइड माना जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू आर इनडेफिनिट। सेक्शन 29 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कि जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, ऐसे कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। मोर ओवर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट आल्सो बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड शुड नॉट बी समथिंग विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। जो टर्म्स होने चाहिए एग्रीमेंट के उन्हें परफॉर्म किया जा सके ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल जैसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया, ए एग्रीज टू सेल बी 50 टन ऑफ मेटल फॉर ₹60 करोड़। तो ए ने कहा कि मैं तुम्हें 50 टन मटेरियल दूंगा, बदले में तुम मुझे 60 करोड़ रुपए
दोगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ। हाउएवर देयर इज नथिंग इन एग्रीमेंट टू शो व्हाट काइंड ऑफ मेटल इज इंटेंडेड, लेकिन एग्रीमेंट में मेटल की बात हुई है, कैसा मेटल, सोना होगा, हीरा होगा, मोती होगा, मतलब जो भी मेटल्स होती हैं, लोहा, कापर वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो ये एग्रीमेंट वाइड है फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी होने की वजह से इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ए एग्रीज विथ बी टू ब्रिंग बैक टू लाइफ वीज डेड इन्फेंट सन, द एग्रीमेंट इज वाइड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस। तो ए एग्री करता है कि वो बी के बेटे को जिंदा कर देगा, जो कि मर चुका है, उसका छोटा सा बच्चा, उसे जिंदा करने का प्रॉमिस करता है ए बी के साथ में। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, ये एक वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये किया ही नहीं जा सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा किया ही नहीं जा सकता, तो इट इज़ वाइड। वही यहाँ बोला गया है, देखो अभी ये टर्म्स आपको समझ में आएंगे कि मीनिंग जो है क्लियर होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, वरना वाइड हो जाएगा, वैग्यू नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, और मतलब जो भी एग्रीमेंट के टर्म्स होने चाहिए वो आप परफॉर्म कर सको, कैपेबल टू परफॉर्म। किसी को जिंदा करना नहीं पॉसिबल है, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, और समथिंग इम्पॉसिबल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड की बात करेंगे। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ इन फोर्स इन द कंट्री। तो जो भी एग्रीमेंट आपने किया है वो एज पर लॉ, उस कंट्री के लॉ के तहत वाइड डिक्लेयर नहीं हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल डीलिंग इन राइनोसोरस हॉर्न इज बैंड, जो राइनोसोरस होते हैं उनकी जो सींग होती है उसमें डील करना बैन है हमारे देश में या किसी कंट्री में। तो अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्न बिटवीन ए एंड बी इज़ वाइड, तो अगर ए एग्रीमेंट करता है बी के साथ में कि हम जो है तुमको 300 राइनोसोरस के हॉर्न को जो है एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये जो है ऑटोमेटिक वाइड है। वही जैसे ये चीज़ आपकी ड्रग्स के साथ भी लागू होती है, ये ए बोलता है बी को मैं तुम्हें 300 किलो हीरोइन या चरस गांजा पहुंचाऊंगा, तो ये वाइड है। क्यों? क्योंकि जो है भाई एज पर कंट्री लॉ इनमें डीलिंग बैंड है, तो इसलिए एग्रीमेंट ऑटोमेटिक वाइड हो जाएगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। द पार्टीज टू एग्रीमेंट मस्ट बी लीगली कम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टीज एग्रीमेंट में हैं वो लीगली कम्पिटेंट होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 11 ऑफ एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी है उसको सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं बस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 डीलिंग विथ हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो सेक्शन 11 जो कि डील करता है हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। देखिए मतलब कहने का कि हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो कि, पहली बात एज ऑफ मेजॉरिटी यानी 18 या 18 साल से माइनर नहीं होना चाहिए, 18 या 18 साल से अधिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक दिमाग ठीक रहना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ, और किसी कानून या लॉ के तहत, नियम के तहत वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज़ें, 3 चीज़ों की बात की गई। पहला मेजर होना चाहिए, एज उसकी माइनर नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसका दिमाग ठीक रहना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और किसी लॉ के तहत उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तो ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर जो है NSA लगा हुआ है ना, मतलब कहने का राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी करने के लिए उस पर जो है कोई पोटा या ऐसा कोई कानून लगा हुआ है। अब अगर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब यहाँ बात थोड़ी सी करेंगे माइनर के बारे में। माइनर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिरी बीबी एंड धर्मोदास घोष, ये केस पूछा गया था, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। जून 2023 के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन थे। एक तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितनी पार्टी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, 2, और दूसरा ये मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष केस क्या था, उसके फाइंडिंग्स क्या थे, वो चीज़ पूछी गई थी आपके जून 2023 के एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। द लीडिंग केस एज रिगार्ड्स अ माइनर्स कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ मोहरी बीबी एंड धर्मोदास घोष व्हिच सेटल दिस लॉ, ठीक है। तो मतलब मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष जो केस था उसने माइनर की कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है इसको सेटल किया था।
In this case, a minor borrowed a certain sum, and as a security to repay it, he gave a mortgage of certain immovable property. तो इसमें क्या हुआ कि एक जो माइनर बच्चा था उसने कुछ उधार लिया और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी थी जिसको मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी कर दिया, बंधक कर दिया. लेटर ऑन माइनर सूड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्टगेज. बाद में क्या हुआ कि जब माइनर पे नहीं कर पाया तो उससे मतलब जो है केस कर दिया गया माइनर के ऊपर कि तुम हमें अब ये मॉर्टगेज बेचने का अधिकार दो. ठीक है. द मॉर्टगेजी डिमांडेड. मॉर्टगेजी मतलब जिसने बैंक, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बैंक होता है, मॉर्टगेजी बैंक होता है और मॉर्टगेजर कस्टमर होता है. कौन होता है? कस्टमर मॉर्टगेजर होता है. तो जिसने भी उधार दिया था वो मॉर्टगेजी है ना. डिमांडेड द रिटर्न ऑफ मनी गिवन बाय हिम टू द माइनर. तो मॉर्टगेजी जिसने बंधक रखा हुआ था सामान को, जिसने पैसे दिए थे, उसने माइनर से कहा कि मेरे पैसे लौटाओ या फिर मुझे इसे बेचने दो. ठीक है. कोर्ट हेल्ड दैट एग्रीमेंट मेड बाय माइनर वाज वाइड एब इनिटो. देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग द मनी. तो कोर्ट ने कहा कि भाई माइनर जो है एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता है. वाइड एब इनिटो है मतलब कि वाइड है, माइनर के द्वारा किया गया कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक वाइड है. तो ऐसे में पैसा लौटाने का तो सवाल ही नहीं बनता. तो जिसने उधार दिया था वो केस हार गया. दो द माइनर्स आर देमसेल्फ इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट देयर गार्जियन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन देयर बिहाफ. अब ये बोल रहे हैं कि माइनर खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यदि उनके गार्जियन चाहें तो अपने माइनर बच्चों के बिहाफ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसीलिए जो माइनर बच्चों के अकाउंट खोले जाते हैं वो अंडर गार्जियनशिप खोले जाते हैं. माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ नहीं कर सकता. बैंक और कस्टमर के बीच, माइनर और कस्टमर बैंक के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकती है, लेकिन अंडर गार्जियनशिप इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ गार्जियन जो है ऑन बिहाफ ऑफ देयर माइनर चाइल्ड मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक. ओके. उसके बाद में एक सवाल और आया था कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए. तो साउंड माइंड किसे कहेंगे? तो इसके लिए सेक्शन 12 है. सेक्शन 12 साउंड माइंड की बात करता है और मेरे ख्याल से सेक्शन 11 जो है बात करता है किस चीज़ के लिए कि कौन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैपेसिटी किसकी है कॉन्ट्रैक्ट करने की. सेक्शन 11 में कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इसकी कैपेसिटी की बात होती है. सेक्शन 12 में किसे साउंड माइंड का माना जाएगा. तो एक पर्सन साउंड माइंड का कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फार्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन इट्स हिज इंटरेस्ट. मतलब कहने का जब वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस समय उसको वो समझ सकता है और साथ ही साथ में वो एक जजमेंट भी ले सकता है, वो न्याय मतलब निर्णय ले सकता है कि हाँ इसका मेरे ऊपर क्या असर आएगा. अगर वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो उस व्यक्ति को हम साउंड माइंड का व्यक्ति मानेंगे. अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट अकेशनली साउंड माइंड. अब देखिए ये भी है, एक व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है मतलब दिमाग उसका डिस्टर्ब रहता है, सनकी टाइप का है, लेकिन कभी कभार उसका दिमाग ठीक रहता है, तो ही मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज साउंड माइंड. अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कब? जब उसका दिमाग ठीक हो. कितनी मतलब तगड़ी बात है. सोचो अगर ये क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो जो है आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा. हमारे हिसाब से अगर किसी का दिमाग ख़राब है लेकिन कभी कभी ठीक रहता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार होना चाहिए. तो मैं तो भाई सिरे से खारिज करता कि नहीं यार दिमाग ख़राब है क्या पता, लेकिन ऐसा नहीं है. लॉ कहता है कि दिमाग किसी व्यक्ति का अनसाउंड माइंड का है, लेकिन जब उसका माइंड ठीक चल रहा हो, साउंड माइंड का जब हो, जब वो चीज़ों को समझ सके, जब वो उसका जजमेंट ले सके, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जब उसका दिमाग ख़राब हो तब नहीं. ध्यान दीजिएगा. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड. अब ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग हम ज़्यादातर सही रहता है लेकिन कभी कभार ख़राब हो जाता है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. देखिए एक व्यक्ति है जिसका दिमाग लगभग सही रहता है, साउंड माइंड का रहता है, लेकिन कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है उसका, कभी कभी वो सनकी हो जाता है, झक्की हो जाता है, तो वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब उसका दिमाग ख़राब हो. तो कुल मिलाकर के यहाँ बात है कि आप साउंड माइंड है अनसाउंड माइंड है उससे मतलब नहीं है. आप कॉन्ट्रैक्ट तब करें जब आप साउंड माइंड के हैं, बस इतनी सी बात है. जैसे एक व्यक्ति है जिसका दिमाग हमेशा ख़राब रहता है लेकिन कभी कभार साउंड माइंड रहता है, तो जब उसका माइंड साउंड है उसी समय, मान लीजिए 2 महीने सही रहता है, 10 महीने दिमाग ख़राब रहता है, 2 महीने साउंड माइंड का रहता है, तो इसी 2 महीने में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. अब कोई व्यक्ति है जिसका 10 महीने दिमाग यहाँ दिमाग ख़राब रहता था 10 महीने, यहाँ 10 महीने उसका साउंड माइंड है और 2 महीने उसका दिमाग ख़राब रहता है, तो इस 10 महीने के बीच वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जब उसका माइंड साउंड है ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, जब उसका माइंड अनसाउंड है ही कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट.
ये हो गई कहानी। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया, अ पेशेंट ऑफ लुनेटिक असाइलम, मतलब पागल खाने से, पागल खाने का कोई पेशेंट है, हु इज इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, अब उसको छुट्टी मिली हुई है हॉस्पिटल से और क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा ठीक हो गया है, तो इस दौरान वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ध्यान दीजिए, पागल खाने में था व्यक्ति, बाहर आया क्योंकि उसका दिमाग अब थोड़ा ठीक हो गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, एक सेन मैन मतलब एक अच्छा व्यक्ति, इनसेन नहीं, पागल नहीं, अच्छा व्यक्ति, हु इज डिलीरियस ऑफ फीवर or who is so drunk that he cannot understand the term of contract or form a rational judgment as its effect on his interest cannot contract while such डिलीरियम ऑफ ड्रंकनेस लास्ट। ये बोल रहे हैं, देखिए समझाता हूँ मैं हिंदी में इसको। एक व्यक्ति है जिसका दिमाग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुखार के कारण वो जो है डिलीरियस हो गया। डिलीरियस मतलब जो है बेसुध हो गया, बेहोश हो गया है, या फिर इतना दारू पी लिया है कि वो समझ नहीं पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो उस केस में रेशनल जजमेंट भी नहीं ले पा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी दारू का नशा ना उतर जाए या बुखार की वजह से जो उसको बेसुधगी या बेहोशी हुई है वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझा दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई, काफ़ी सारी बातें करी, मेरे ख्याल से लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। मैंने कोशिश की थी कि जो है मतलब ज़्यादा, ये बार ट्रांसफ़र फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट हो गया, सेक्शंस यहाँ पर इलिस्ट्रेशन, यहाँ से मेरे ख्याल से बात करनी है। तो यहाँ पर बताया गया था फ्रेंड, देखिए कि अगर जो है मतलब जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, और ये तब होगा जब दोनों पार्टियाँ सेम चीज़ पर सेम सेंस में एग्री करें। ठीक है, तो फ्री और जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती की गई है, फ्रॉड से किया गया है, अंडू इन्फ्लुएंस है, ज़बरदस्ती है, मिस्टेक है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो इन सभी केसेस में उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए के बेटे ने बी का नाम फॉर्ज करके एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। ठीक है, बी ने धमकी दी कि वो ए के बेटे को जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा, इसलिए ए ने क्या किया, अपने बेटे को बचाने के लिए जितने अमाउंट का फॉर्ज नोट था उतने का एक बॉन्ड बना करके दे दिया कि यार लो ये बॉन्ड और जो है मेरे बेटे को बख्श दो। लेकिन अगर बी केस कर देता है मान लो ए के बेटे के ऊपर या ए के ऊपर, तो बॉन्ड जो है किनारे हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया गया है वो एक तरीके से व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी, उसकी जो है सहमति से ऐसा नहीं किया गया था। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक व्यक्ति जो उधार देता है, उसने 100 रुपये बी को उधार दिए, ए ने बी को 100 रुपये उधार दिए, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके उसने क्या किया, बी से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया जिसमें उसने 200 रुपये लिखवा लिए और 6% पर मंथ का इंटरेस्ट लगवा दिया। अब अगर कोर्ट में केस होगा तो इस बॉन्ड को, 200 रुपये वाले बॉन्ड को कोर्ट किनारे करेगा और बोल देगा बी कि तुम सिर्फ 100 रुपये और प्लस जो इंटरेस्ट बनता है सही वो पे करोगे, बाकी का नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद में सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो एक एग्रीमेंट जिसका मतलब अनसर्टेन है वो वाइड हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्टेन होना चाहिए, वेग्यू और इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, और टर्म्स ऑफ जो एग्रीमेंट होने चाहिए मस्ट आल्सो बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस और शुड समथिंग विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। जो एग्रीमेंट के टर्म्स होने चाहिए वो परफॉर्म करने में कैपेबल होना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जो मिशन इम्पॉसिबल टाइप की हो। ओके, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि ए ने एग्री किया कि वो बी को 50 टन मेटल बेचेगा 60 करोड़ रुपए में, लेकिन यहाँ कहीं ये बात नहीं क्लियर की गई कि कौन सा मेटल बेचेगा, तो यहाँ एम्बिग्यूटी है, क्लियरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, लागू नहीं होगा। इसी तरीके से ए ने एग्री किया कि वो बी के जो बेटा है, छोटा सा बेटा है जो एक्सपायर कर गया है, उसको ज़िंदा कर देगा, तो ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वाइड है ऑटोमेटिक, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, अगर कोई एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली जो है डिक्लेयर कर दिया गया है एज पर लॉ, तो उसे एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राइनोसोरस का जो हॉर्न है, सींग है, उसको डील करना बैन है। ऐसे में अगर जो है एक एग्रीमेंट किया जाता है ए और बी के बीच में कि ए जो है 10 राइनोसोरस हॉर्न को बी को एक्सपोर्ट करेगा, तो ये ऑटोमेटिक ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, क्योंकि एज पर लॉ उस कंट्री में ये क्लियर है कि भाई
हॉर्न मतलब राइनोसोरस के हॉर्न में डीलिंग नहीं की जा सकती है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कौन हो सकता है, जो व्यक्ति एज ऑफ मेजॉरिटी का हो यानी माइनर ना हो, साउंड माइंड का हो और नॉट डिसक्वालीफाइड बाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी लॉ के तहत उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। अगर ये 3 बातें हैं तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। माइनर का केस है तो इसके लिए मोहरी बीबी और धर्मोदास जो है घोष का केस है, जिसमें माइनर की कैपेसिटी के बारे में बताया गया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसमें क्या हुआ, माइनर ने उधार लिया किसी से और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर उसने अपनी ज़मीन को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बंधक रख दिया, मॉर्टगेज कर दिया। बाद में माइनर को सू किया गया क्योंकि माइनर पैसे नहीं दे पाया, तो ऐसे में उस मॉर्टगेजी जिसने जो है मतलब पैसे दिए थे उसने इसके ऊपर केस कर दिया माइनर के ऊपर। ठीक है, उसने कहा कि मेरे पैसे वापस करो वरना मैं ये मॉर्टगेज जो किया है तुमने, जो मॉर्टगेज है उसे बेच दूंगा, जो तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोर्ट में जब केस चला तो उसने कहा कि भाई माइनर के द्वारा जो किया गया एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वाइड एब इनिटो होता है, मतलब कहने का ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में पैसे लौटाने का तो सवाल ही नहीं बनता। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा हमारे तुम्हारे बीच में तो पैसा क्यों लौटाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई क्लियर कि मतलब जो है मॉर्टगेज भले ही कर रखा है उसने, लेकिन आप उसे बेच नहीं सकते, आप उससे पैसे भी नहीं मांग सकते। तो ध्यान रखिएगा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करिएगा। माइनर जो होता है वो खुद जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो गार्जियन हैं वो यदि चाहें तो उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, साउंड माइंड का क्या मतलब है, तो सेक्शन 12 में साउंड माइंड के व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो साउंड माइंड का व्यक्ति उसे कहा जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस समय वो चीज़ों को समझ सके, अपना निर्णय ले सके कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका फ़ायदा होगा इस कॉन्ट्रैक्ट से या नहीं। अगर ऐसा निर्णय ले सकता है तो हम ये मानते हैं कि जो है वो व्यक्ति साउंड माइंड का है। तो अगर यहाँ पर 2 इन्होंने मतलब तरीके बताए, 2 बातें और बताई हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो हमेशा अनसाउंड माइंड का रहता है, उसका दिमाग ठीक नहीं रहता है, लेकिन कभी कभार उसका अगर दिमाग ठीक रहता है तो जब उसका दिमाग ठीक हो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इस चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जिसका दिमाग हमेशा ज़्यादातर सही रहता है लेकिन कभी कभी ख़राब हो जाता है तो उसे उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए जब उसका दिमाग ख़राब हो। यानी दिमाग सही है, साउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साउंड माइंड नहीं है, नहीं करेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति है जो पागल खाने से बाहर आया हुआ है क्योंकि उसका दिमाग इस समय सही है, तो अगर वो इस समय दिमाग साउंड माइंड है तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो यस, इस इंटरवल में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक सीधा साधा व्यक्ति है, सेन मैन है, लेकिन उसको बुखार चढ़ने की वजह से वो बेहोशी में चला गया है, ठीक है, या उसने इतनी दारू पी रखी है कि उसको ना तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझ में आ रहे हैं और ना ही उसका क्या फ़ायदा है इसका जजमेंट ले पा रहा है, तो ऐसे केस में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि उसका नशा ना उतर जाए या जब तक कि जो है उसका फीवर की वजह से बेहोशी जो है वो ना ख़त्म हो जाए। यानी उसको साउंड माइंड का होना चाहिए। अभी उसके ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल रहे हो कुछ भी कर रहा है, दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ। ओके, तो ये भी बात हो गई, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बैंकिंग की बात करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। तो ऑल द बैंकिंग सर्विसेज प्रोसीजर ट्रांजैक्शन वन वे और अनदर आर ऑफ सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जितनी भी हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोसीजर से ट्रांजैक्शंस करते हैं वो एक या दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ब्रांच हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बनी हुई हैं। बैंकिंग इज ए ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। जो बैंकिंग होती है वो ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है, कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, इसीलिए बैंकिंग चलती है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप एंड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। जो कस्टमर और बैंकर के बीच में रिलेशनशिप होती है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है और ये निर्भर करती है किस तरीके का ट्रांजैक्शन कस्टमर हमारे साथ कर रहा है। अब इसमें रिलेशनशिप ये आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है। देखिए, व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड इन बैंक, रिलेशनशिप इज दैट कंस्टिट्यूटेड बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर इज वन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर एंड नॉट ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ध्यान रखिएगा, अगर पैसा कस्टमर जमा करता है, ये देखिए कस्टमर है, यहाँ बैंक है, कस्टमर ने पैसे बैंक को दिए, ठीक है, तो जो पैसे देता है, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो पैसे देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। यहाँ पैसे कौन दे रहा है, कस्टमर, तो कस्टमर को क्रेडिटर बोला जाएगा। जो पैसे लेगा
यहाँ पैसे कौन ले रहा है, बैंक, तो उसे डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर कस्टमर हो गया और बैंक डेटर हो गया। अब उल्टा केस देख लो, बैंक जब लोन देगा, यहाँ कस्टमर हो गया, यहाँ बैंक हो गया। अब क्या होगा, पैसे कौन दे रहा है, बैंक, तो जो पैसे देता है वो क्रेडिटर कहलाता है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ देखो पैसे कस्टमर दे रहा है, दैट्स वाई कस्टमर इज क्रेडिटर। यहाँ पैसे कौन दे रहा है, बैंक, तो बैंक दे रहा है, तो दैट्स वाई बैंक इज क्रेडिटर। और पैसे कौन ले रहा है, चूँकि पैसे कस्टमर ले रहा है इसलिए कस्टमर को हम डेटर कहेंगे। ओके, तो जब भी बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप होती है वो कौन सी होगी, क्रेडिटर और डेटर की। कब, जब वो मनी बारो करता है, चाहे जिस भी रूप में, ओवरड्राफ्ट कर दे, कैश क्रेडिट ले ले, डिमांड लोन, टर्म लोन, बिल डिस्काउंटिंग या किसी तरीके के लोन एडवांसेस, चाहे वो सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो। अगर लोन शब्द आया, लोन लिया गया है, तो उस केस में बैंक क्रेडिटर होगा क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है और कस्टमर पैसे ले रहा है, दैट्स वाई कस्टमर आपका डेटर होगा। ओके, जब बैंक जो है सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करता है, वैल्यूएबल्स है ना, बैंक एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, वैल्यूएबल बॉन्ड्स आर अदर डॉक्यूमेंट विद द बैंक फॉर सेफ कस्टडी फ्रॉम अ पर्सन बिसाइड बिकमिंग ट्रस्टी बिकम्स अ बेली एंड कस्टमर इज वेलर। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर वेलर होता है और बैंक वेली होता है। जब भी कोई चीज़ सेफ कस्टडी में रखी जाती है, बैंक के पास आप सेफ कस्टडी में, लॉकर की बात नहीं हो रही है, कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई बॉन्ड, कोई डॉक्यूमेंट आप बैंक की सेफ कस्टडी में रखते हैं, तो उस केस में बैंक इज बेली और कस्टमर इज वेलर। ध्यान देंगे, पूछा जाता है आपका कि इन केस ऑफ सेफ कस्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज बेली एंड वेलर। कौन वेलर होगा, कस्टमर होगा, और कौन वेली होगा, बैंक होगा। ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज जैसे रिमिटेंस, कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर आप कस्टमर के बिहाफ पर कोई काम करते हैं तो उस केस में बैंक जो है एजेंट का काम करता है कस्टमर के लिए। तो ये उल्टा लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, एजेंट जो है बैंक होगा, सॉरी, प्रिंसिपल विल बी कस्टमर। प्रिंसिपल कौन होगा, कस्टमर, और एजेंट के तौर पर कौन काम करेगा, बैंक काम करेगा। कौन काम करेगा, बैंक। तो मेन कौन होगा, कस्टमर, क्योंकि उसका सामान है, हैंडल हम कर रहे हैं इसलिए हम एजेंट हुए, बैंक एजेंट होगा। तो जब भी एंसिलरी सर्विसेज रेंडर की जाती हैं बैंक के द्वारा, जैसे रेमिटेंस किया गया, चेक का कलेक्शन किया गया, बिल्स वगैरह, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर अगर आप ये सब करते हैं तो आप जो है कस्टमर के मतलब एजेंट होते हैं। कौन एजेंट होगा, बैंक, बैंक विल बी एजेंट एंड प्रिंसिपल जो है आपका कस्टमर हो जाएगा, मूल कस्टमर हो जाएगा। जब भी सेफ डिपॉजिट लॉकर को हायर किया जाता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर, तो लॉकर के केस में रिलेशनशिप होती है, बैंक लेसर कहलाता है और कस्टमर लेसी कहलाता है। बैंक लेसर, ध्यान रखेंगे, सेफ डिपॉजिट के केस में बैंक क्या है, लेसर, और कस्टमर क्या है, लेसी। ओके, उसके बाद में अगर चेक वगैरह का कलेक्शन किया जा रहा है, रेमिटेंस किया जा रहा है, तो उस केस में बैंक क्या है, उस केस में बैंक एजेंट का काम करता है और कस्टमर प्रिंसिपल हो जाता है, मूल हो जाता है। अगर सेफ डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में कोई सिक्योरिटी, बॉन्ड, वैल्यूएबल्स वगैरह रखे जाते हैं तो उस केस में बैंक वेली और कस्टमर वेलर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर लोन लिया गया है तो बैंक क्रेडिटर और कस्टमर डेटर हो जाता है। अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट किया गया, एफडी वगैरह करवाई है कस्टमर ने, तो बैंक डेटर और कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो रेड लाइंस में ये लिखे हुए हैं ये वाले, थोड़ा ये ध्यान रखिए किस केस के लिए हैं, यहाँ रेड है और क्या रिलेशनशिप होगी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक वगैरह करें। थैंक यू सो मच।